पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप भारतीय या संस्कृत वाङ्मय में शैक्षिक प्रबंधन एवं नेतृत्व विषय पर आयोजित इस कार्यशाला के दूसरे सत्र में प्रवेश कर रही हैं। इस द्वितीय सत्र में हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के रूप में हमारी प्रेरणा स्रोत और हमारी कार्यशाला समन्वयिका और हमारे इस शिक्षण अधिगम केंद्र की अध्यक्ष प्रोफेसर अमिता पांडे भारद्वाज जी हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जो लोग पहले इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो चुके हैं वो उनके बारे में जानते हैं, परंतु जो नए हैं वे भी उनके बारे में जाने, तो मैं उनके विषय में उनसे आपको परिचित कराना चाहूँगा कि भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो शिक्षा मंत्रालय है, उसके द्वारा जो स्थापित शिक्षण अधिगम केंद्र है, उसमें आप परियोजना अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रही हैं। पिछले 20 वर्षों से आप शिक्षा शास्त्र विभाग श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। आप वर्तमान में प्रोफेसर के पद पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। आप हमारे विश्वविद्यालय में टीएलसी के अंतर्गत स्थापित फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम की समन्वयिका हैं, नेशनल रिसोर्स सेंटर की कोऑर्डिनेटर हैं। इसके साथ साथ प्रशासनिक के साथ साथ एकेडमिकली भी आप काफी स्ट्रॉन्ग रही हैं। आप एमएड स्तर पर आपने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। पीएचडी 2 विषयों में आप जो है पीएचडी की है आपने, जिसमें मूल रूप से आपका मुख्य विषय जो है रसायन शास्त्र रहा है और उसके साथ शिक्षा शास्त्र, और साथ ही साथ आप संस्कृत विषय में भी प्रवीण हैं। इसके साथ साथ जो है आपको एमएड, एमफिल, पीएचडी लेवल पर रिसर्च गाइड करने का भी अनुभव है। पिछले 20 वर्षों से आपने लगभग अपने ज्ञान अनुभव से 50 से अधिक शोध पत्रों का आपने सृजन किया है, जो शिक्षा शास्त्र के जो लोग हैं या शिक्षा शास्त्र के जो अध्येता हैं उनका मार्गदर्शन कर रहा है। आप विभिन्न कार्यशालाओं, सम्मेलनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आपने आयोजन भी किया है और साथ ही साथ आप विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित इन कार्यक्रमों में रिसोर्स पर्सन के रूप में, विषय विशेषज्ञ के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में, अध्यक्ष के रूप में आप जो है वहां पर अपनी भूमिका निर्वहन करती रहती हैं और अपने ज्ञान को सबके साथ शेयर करती रहती हैं। आपके विषय में ज्यादा ना कहते हुए मैं केवल इतना कहूँगा, जिनका सिखाने का अंदाज है सबसे जुदा, जिनका सिखाने का अंदाज है सबसे जुदा, आप तब तक सिखाती हैं जब तक सामने वाला ना हो जाए सिखा, मतलब जब तक वो सीखिया ना हो जाए, जब तक वो सीख ना ले, आप तब तक प्रयास करती हैं। तो ऐसे अध्यापक मुश्किल से मिलते हैं। तो मैं आपको अध्यापक के रूप में पुनः प्रणाम करता हूं और आपको जो है पुनः निवेदन करता हूं कि विभिन्न लीडरशिप स्टाइल्स, विभिन्न नेतृत्व शैलियों के विषय में इस सभा का मार्गदर्शन करें। आदरणीय अमिता पांडे भारद्वाज। थैंक यू जितेंद्र। आप सभी का इस द्वितीय सत्र में मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और आज का जो सत्र है, क्योंकि अभी जो हमारा पहला सत्र रहा जिसमें नेतृत्व और प्रबंधन की जो कौशल हैं और उन संप्रत्तियों को लेकर बहुत अच्छी तरह से जो है बातें जो हैं प्रस्तुत की गई हमारे विषय विशेषज्ञ मल्होत्रा सर के द्वारा, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए लीडरशिप स्टाइल्स पर हम इस सत्र में जो है वो चर्चा करेंगे। और इस सत्र का जो मेन हम जिन बातों पर ध्यान देंगे, चर्चा करेंगे, वो है कि लीडरशिप और मैनेजमेंट, थोड़ा सा इस कंसेप्ट को टच करते हुए, जैसा कि आपके पहले सत्र में रहा है, उसको थोड़ा सा ब्रीफली उसको टच करूंगी। और मैनेजर और लीडर, इन दोनों की जिन आज के संदर्भ में अगर हम शैक्षिक संदर्भ में देखें तो इनकी बहुत आवश्यकता आज के संदर्भ में है। उनमें हम कैसे उनमें भेद कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही
टर्म्स जो हैं हम ऐसे ना लें कि ये कोई एक बिजनेस टर्म है, लेकिन हम सुबह से हमारे जो मुख्य अतिथि आए उन्होंने भी इस बात पर चर्चा की कि हम शैक्षिक परिदृश्य में, और हम क्योंकि इस हमारी कार्यशाला में मेन जो हैं सब टीचर्स हैं, और टीचर जब क्लास में है तो वो एक मैनेजर भी है और एक वो लीडर भी है, और जब वो मैनेजर है तो क्या कर रहा है और लीडर है तो क्या चीज उसे करनी चाहिए। और फिर उसी को आगे बढ़ाते हुए जो आज के सत्र का है लीडरशिप स्टाइल्स पर हम चर्चा करेंगे, नेतृत्व शैलियां, और फिर इन नेतृत्व शैलियों में एक जो लीडर है उसमें किस तरह का व्यवहार जो है होना चाहिए, जिसमें मेन जो है टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर और दूसरा है रिलेशनशिप बिहेवियर, उस पर हम चर्चा करेंगे। और फिर इन लीडरशिप स्टाइल्स को कैन डू विल डू एनालिसिस के टर्म्स में ले जाकर और इन शैलियों के साथ जो है उसको मैच करेंगे और जोड़कर इस एनालिसिस के साथ कि जो लीडरशिप हमारे विभिन्न स्टाइल्स हैं उनके साथ हम कैसे इस एनालिसिस को यूज कर सकते हैं। और अंत में हम लेंगे कि स्टाइल इफेक्टिवनेस क्या है, लीडरशिप स्टाइल इफेक्टिवनेस, जो कि 3 चीजों पर डिपेंड करती है, और वो हम इस सत्र में लेंगे। सत्र का शुरुआत मैं जो जर्मन पोएट और एक बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हैं वुल्फमैन गोएथ, उनकी कोटेशन से स्टार्ट करूंगी। वो कहते हैं, टू थिंक इज इजी, टू एक्ट इज हार्ड, बट द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद योर थिंकिंग। सोचना आसान है लेकिन करना मुश्किल है, और सबसे मुश्किल है कि जो हम सोच रहे हैं उसके अनुसार करना। और यही है जो लीडरशिप, जिसमें जो लीडर का जो विजन है वह अपने विजन को ट्रांसलेट करता है परिणाम में। अगर हम इन दोनों संप्रत्यों को देखें, नेतृत्व और प्रबंधन, नेतृत्व it occurs whenever one person attempts to influence the behavior of an individual or group regardless of any reason. अगर इस टर्म को देखें लीडरशिप, तो मीनिंग इसी के अंदर है। अगर ER निकाल दे तो लीडरशिप क्या हुई, वन हु लीड्स द शिप। ER को हटा दे तो क्या बना, वन हु लीड्स द शिप। और यह शिप कोई संस्था हो सकती है, उसकी कोई कक्षा हो सकती है, या जिस भी संस्था या विद्यालय या महाविद्यालय के साथ। तो पर्सन जो लीड कर रहा है उस शिप को, वही उसका नेतृत्व है या लीडरशिप है। तो लीडरशिप में जो मेन जो टर्म है, इन्फ्लुएंस, किसी को प्रभावित करने की। और मैंने सुबह भी बताया कि हम दूसरे पर कितना प्रभाव डाल सके, जिससे कि उसके मन पर, उसके दिल पर, उसके दिमाग पर वह प्रभाव जो है वो आ सके। उसी अटेम्प्ट को, उसी इन्फ्लुएंस करने की क्षमता को हम लीडरशिप जो है वो कहेंगे। तो लीडरशिप में मेन जो हमारा जो कंसेप्ट आएगा वो है कि हम किस तरह से पावर ऑफ, हम कह सकते हैं इन्फ्लुएंसिंग द अदर्स, और वी कैन से इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स, क्या इम्पैक्ट हम दूसरे के ऊपर डालते हैं। और इस लीडरशिप में हम कह सकते हैं कि जितने भी लीडर्स हुए, चाहे वे वैश्विक स्तर पर हुए या राष्ट्रीय स्तर पर हुए, और उन्होंने इतने कदम बढ़ाया, इतने बड़े बड़े काम किए, और एक जो भी उन्होंने काम जो भी किया एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में किया, एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशंस में। जैसे अभी सुबह के सत्र में सर श्रीधर का बता रहे थे, जिन्होंने मेट्रो का काम किया और उनको ये बहुत ही लिमिटेड टाइम जो है वो दिया गया था। तो उसमें कोई भी लीडर देखें और लीडरशिप देखें तो उसके एसेंस में अगर हम उसका निचोड़ निकालें तो 3 ही चीज जो है वो मुख्य रूप से कर आती हैं। कि वह 3 चीज क्या है एसेंस ऑफ लीडरशिप, कि रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ एक्शन, कि जो भी हम परिस्थिति में है उसमें क्या हमें करना है, किस चीज की आवश्यकता है उसे पहचानना। सो फर्स्ट थिंग इज टू रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ एक्शन। सेकेंड थिंग है कि उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन के साथ जो भी लोग जुड़े हैं
उनको मोटिवेट करना, उनको इंस्पायर करना, मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग अदर्स, ताकि जो भी टास्क का जो गोल है, जो विजन है, उसको हम रिजल्ट में जो है ट्रांसलेट कर सके। एंड द थर्ड थिंग, जब ऐसा होता है तो जो भी चीज के लिए हम ये एफर्ट्स करते हैं, ये एक्शन करते हैं, तो इट मेक्स थिंग हैपन्स, मेकिंग थिंग हैपन्स, दिस इज द थर्ड थिंग। और मेकिंग दिस हैपन, ये हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें एक पूरा जो है अलग से एक कंपोनेंट दिया गया है, मेकिंग थिंग्स हैपन, मतलब वो चीजें विजुअलाइज हो जाती है, जो विजन है वो ट्रांसलेट हो जाता है परिणाम में। तो लीडरशिप मतलब हम इसमें इन्फ्लुएंसिंग पावर जो है वो एक लीडर में जो है वो होती है, जिससे कि वह अपनी टीम को जो है वो लीड करता है। और दूसरा टर्म जो इस कार्यशाला का जो मेन रूप में हम पूरे 5 दिन जिस बात पर चर्चा करेंगे, मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट में ही अर्थ छिपा है। अगर टी हटा दें तो हो जाएगा टू मैनेज मैन, टी हटा दें तो ये इसको अगर हम पढ़ें तो ये हो जाएगा टू मैनेज मैन, ठीक है। तो मैनेजमेंट मीन्स टू मैनेज मैन and the process of working with and through individual and groups and allocating other resources to accomplish organizational goals। ये क्यों हम कर रहे हैं कि जो भी हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, जो भी हमारे संस्थागत जो लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करने के लिए ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम जो भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं, जो संवर्ग हमारे साथ जुड़ा है, और जो रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी हो सकती है, यह रिसोर्स कैपिटल धन हो सकता है, ठीक है, और ये रिसोर्स कोई हमारे इक्विपमेंट हो सकते हैं, इन सब को का एलोकेशन, ये सारा जो है मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। तो मैनेजमेंट में एक तरह से जो रीतियां या नीतियां जो होती हैं उनको सिस्टम में चलाना, यह काम जो है मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। और जो लीडरशिप है उसमें इन्फ्लुएंसिंग पार्ट, किस तरह से हम अपनी टीम को, अपनी संस्था को, अपनी क्लास को जो है वो लीड कर सके। अब जो लीडरशिप जिसमें होगी वो लीडर होगा, और जिसमें मैनेजमेंट स्किल्स होंगी वह मैनेजर होगा। और इनको मैं बहुत ब्रीफली जो है इनमें अगर हम भेद करें तो लीडर जो है ही इज वन हु इंस्पायर्स, ठीक है, और इंस्पायर एंड मैनेजर इज वन हु मोटिवेट्स। इंस्पायर मीन्स टू ही हैज द पावर टू चेंज द थिंकिंग प्रोसेस, किसी के थिंकिंग को चेंज कर दे। और मोटिवेशन क्या है, जो किसी के एक्शन को चेंज कर दे, चेंजिंग द एक्शन, ठीक है। और जो लीडर है, लीडर डू राइट थिंग्स एंड मैनेजर डू थिंग्स राइट। और अगर हम इन दोनों को भेद देखें कि जो भी कॉन्टेक्स्ट है उसमें जो लीडर है वह अपने विजन को लेकर हमेशा जीतने का, ही विंस द कॉन्टेक्स्ट, वेयर एज द मैनेजर जो भी उसके रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली उन परिस्थितियों में वह सरेंडर करता है। लीडर इनोवेट्स, मैनेजर एडमिनिस्ट्रेट्स। लीडर डेवलप्स द सिस्टम, वेयर एज द मैनेजर मेंटेन्स द सिस्टम। Leader focuses on people, manager focuses on the system in which he is working. Leader inspires trust, विश्वास जिन लोगों के साथ वह काम कर रहा है, and manager relies on control. Control means feedback. Feedback जो भी हमारा results आए हैं उससे related feedback, जो अभी तक result आ रहे हैं उससे related follow up. Leader, it is a broader term and it has long range view. उसमें एक दीर्घकालिक जो है परिप्रेक्ष्य होता है, जबकि एक प्रबंधक में एक लघु, आप कह सकते हैं लघुकालिक परिप्रेक्ष्य होता है। लीडर ऑलवेज आस्क व्हाट एंड व्हाई, क्या और क्यों, जबकि एक मैनेजर, एक प्रबंधक हमेशा पूछेगा कैसे और कब, हाउ एंड व्हेन। तो ब्रीफली हम इन दोनों को भेद करते हुए, और अगर हम इनकी एक मैनेजर की स्किल्स की बात करें तो एक अच्छे, क्योंकि हम जब टीचर्स की बात कर रहे हैं और टीचर के परिप्रेक्ष्य में ही हम इस सत्र में जो बिंदु हैं उसको देखेंगे। स्किल्स फॉर मैनेजर, 3 स्किल्स जो हैं वो जरूरी हैं। वन इज द टेक्निकल स्किल, सेकंड इज द ह्यूमन स्किल एंड थर्ड इज द कंसेप्चुअल स्किल, संप्रत्यात्मक। पहली टेक्निकल, तकनीकी कौशल, जो कि स्किल ऑफ डूइंग योर जॉब और वर्क,
कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं, आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं, तो उसमें उसको करने का कौशल, वो आपका तकनीकी कौशल कहलाएगा। एंड इट रेफर्स टू द यूज ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज, जो भी आप विषय पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित आपका ज्ञान, और फिर उस ज्ञान को आप कैसे अपनी कक्षा में क्रियान्वित कर रहे हैं, उसकी विधियां, उसके टेक्निक्स, और किन साधनों के द्वारा आप उस ज्ञान को संप्रेषित कर रहे हैं, इक्विपमेंट necessary in order to perform your key task and activities. As a manager, आप क्या काम कर रहे हैं, क्या क्रियाएं कर रहे हैं, आप कोई जो है कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोई को करिकुलर एक्टिविटी आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, कोई भी कार्य जो भी आप कर रहे हैं, तो उसमें आप में एक स्किल, एक टेक्निकल स्किल होना चाहिए कि उस कार्य का ज्ञान कैसे वो होता है, और किस क्या विधियां हैं, क्या युक्तियां हैं, और किस प्रकार के संसाधन जो हैं जरूरी रहेंगे उस टास्क को करने के लिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट स्किल है, दैट इज द ह्यूमन स्किल, स्किल ऑफ रिलेटिंग टू पीपल, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे हम जब अगला सत्र भी लेंगे लीडर, उसमें सिचुएशनल लीडरशिप में, तो उसमें ह्यूमन स्किल्स, जैसा ये नाम बता रहा है कि लोगों के साथ आप कैसे उनके पर्सपेक्टिव को जान रहे हैं, कैसे उनको अभिप्रेरित कर रहे हैं, कैसे अपने को आप उनसे रिलेट कर रहे हैं, यह स्किल बहुत जरूरी है टीचर के लिए। टीचर जो है अपने स्टूडेंट्स के साथ अपने को कैसे जो है वो रिलेट कर रहा है, ठीक है। इट रिक्वायर्स लिसनिंग टू पीपल एंड अंडरस्टैंडिंग देयर पर्सपेक्टिव, आप उनको सुने और समझें कि वह क्या सोचते हैं, उनको मोटिवेट करें, एंड इन्वॉल्विंग देम इन डिसीजन, क्योंकि डिसीजन मेकिंग जो है लीडर्स में होना चाहिए। इट इज द पार्ट ऑफ मैनेजर ऑल्सो। और तीसरा जो स्किल है वो है संप्रत्यात्मक कौशल, स्किल्स इन्वॉल्व इन सीइंग द होल, जो भी हम चीज देख रहे हैं, जिस भी परिस्थिति में है, जिस भी सिस्टम में है, उसको पार्ट्स में ना देकर एक होल में देखना। और होल में देखने से क्या होता है, दे एनेबल टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। जिस भी आप संस्था में या जिस भी सिस्टम में काम कर रहे हैं, उसमें क्या जटिलताएं हैं, उसको समझने में आपको आसानी होगी, और वह आपको एक दिशा देगा कि आपको किस तरफ जो है वो निकलना है। एंड द कॉम्पिटिटिव और सोशल कॉन्टेक्स्ट इन विच इट ऑपरेट्स एंड हाउ दे फिट टुगेदर। और जैसे जैसे जो मैनेजमेंट का जो लेवल हायर हो जाता है, तो टेक्निकल स्किल कम और कंसेप्चुअल स्किल्स का ज्यादा जो है वो यूज होता है। लेकिन जो ये ह्यूमन स्किल्स है, चाहे आप लोअर लेवल मैनेजर हो या हायर लेवल मैनेजर हो, ये ह्यूमन स्किल्स जो हैं, ये दोनों में हर एक लेवल पर इसकी आवश्यकता होगी। लेकिन अगर हम लोअर लेवल पर अगर मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं, तो वहां पर हमारी टेक्निकल स्किल्स का ज्यादा वो होगा और कंसेप्चुअल का कम। लेकिन अगर हम हायर पर हैं तो कंसेप्चुअल का ज्यादा है। लेकिन चाहे हम लोअर हों या हायर लेवल मैनेजर्स हों, हमारे को ह्यूमन स्किल्स हम में होनी चाहिए। सो द बेसिक फंक्शन ऑफ लीडर की अगर हम बात करें तो क्या है कि ए लीडर जो है, ए लीडर शुड इंस्पायर, ए लीडर शुड इंस्पायर, एंड इफ ही डज नॉट इंस्पायर ही शुड मोटिवेट, एंड इफ ही डज नॉट मोटिवेट he should transform, and if he does not transform he should inform, and if he does not inform he should manage, and if he does not manage he should control, and if he does not control, तब भगवान मालिक है उस संस्था का, उस सिस्टम का, उस कक्षा का, उस शिप का, उस टीम का। तो एक लीडर को इंस्पायर करना है, अपनी टीम को मोटिवेट करना है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है, उसको जो भी जो नॉलेज है उससे इन्फॉर्म करना है, उसको मैनेज करना है, और उसको कंट्रोल भी करना है इन टर्म्स ऑफ द रिजल्ट्स एंड द फॉलोअर्स। और लीडरशिप के लिए क्या कॉम्पिटेंसीज होंगी? 3 कॉम्पिटेंसीज मेन हैं: डायग्नोजिंग कॉम्पिटेंसीज, adapting competencies और communicating competencies। डायग्नोजिंग निदानात्मक, जो कि हमारी संज्ञानात्मक कुशलता के समतुल्य है कि, और ये डायग्नोजिंग कॉम्पिटेंसी क्या है? अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन यू आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस, जिसको भी आपको प्रभावित करना है
उस परिस्थिति को समझना, उसमें क्या क्या चीजें हैं, किस प्रकार के व्यक्ति हैं, उनको किस तरह से उनको इन्फ्लुएंस या मोटिवेट किया जा सकता है, क्या लेवल है उनका, तो डायग्नोज करना, डायग्नोजिंग कॉम्पिटेंसीज जो है वो होनी चाहिए। और जब एक टीचर एज अ लीडर इन द क्लासरूम है, एक क्लास लीडर है, तो उसमें ये कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसी जरूर होनी चाहिए कि वह अपने कक्षा की जो परिस्थिति है उसमें जो छात्र हैं उनको समझ सके। दूसरा जो मुख्य कॉम्पिटेंसी है दैट इज अडैप्टिंग, अनुकूलन। ये जो है व्यवहारगत कुशलता के समतुल्य है, बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी। और क्या होती है, चेंजिंग बिहेवियर एंड अदर रिसोर्सेज यू हैव अवेलेबल टू मीट द कंटीजेंसीज ऑफ द सिचुएशन। तो उस सिचुएशन में जो भी परेशानियां, जो भी कंटीजेंसी है, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, उसमें हमारे पास क्या उपलब्ध जो है संसाधन है, उसके अनुरूप अपने व्यवहार में को अनुकूलित करना, अपने व्यवहार को चेंज करना, जैसी भी परिस्थिति हो उसके अनुकूल। तो अडेप्टिंग पावर भी, अडेप्टिंग स्किल भी एक लीडर में जरूरी है। और तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण कॉम्पिटेंसी है दैट इज कम्युनिकेटिंग, संप्रेषण का कौशल। और यह समतुल्य है प्रक्रियागत कुशलता के। और यह क्या होती है, जैसा यह शब्द बता रहा है, इंटरैक्टिंग विद अदर्स इन अ वे दैट दे कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट। सो कम्युनिकेटिंग मतलब जो आप बात के रख रहे हैं वो आप अपने छात्रों के मन पटल तक पहुंचा सके। रीचिंग, communicating means you are reaching the minds of your students or your team members. तो ये competency भी एक लीडर में होनी चाहिए। So these are the three competencies जो कि हर्षे और ब्लैंकेट ने बताई थी लीडरशिप की, कि ये तीन कुशलताएं जो हैं डायग्नोसिंग की और अडेप्टिंग कॉम्पिटेंसी और कम्युनिकेटिंग जो है कॉम्पिटेंसीज लीडरशिप में होनी चाहिए। अब हम अगर लीडरशिप स्टाइल्स की बात करें तो किसी भी आप कह सकते हैं प्रणाली को, प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए हमारे को लीडरशिप स्टाइल्स की आवश्यकता होती है। लीडरशिप स्टाइल्स क्या है? बिहेवियर बाय द लीडर एज परसीव्ड बाय द फॉलोअर। फॉलोअर क्या है? उसके स्टूडेंट्स हैं, उसके टीम मेंबर्स हैं, उसके कोलीग्स हैं, या जो टीम के अदर मेंबर हैं वो फॉलोअर्स कहलाएंगे। तो चार तरह के हम लीडरशिप स्टाइल्स की बात करेंगे। फर्स्ट स्टाइल इज टेलिंग स्टाइल, जिसको हम कह सकते हैं निदेशात्मक शैली। दूसरा है सेलिंग स्टाइल, और इसको हम कहेंगे उपबोधात्मक शैली, नेतृत्व की उपबोधात्मक शैली S2। और तीसरी शैली है पार्टिसिपेटरी, प्रतिभागात्मक शैली, जिसको हम S3 कहेंगे। और चौथी है डेलीगेटिंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप, प्रतिनिधानात्मक शैली। अब इनको हम एक एक करके जो है वो समझते हैं। पहली जो नेतृत्व शैली है दैट इज द टेलिंग स्टाइल। जैसा ये नाम बता रहा है, इसमें इसके जो अन्य नाम आप कह सकते हैं इस शैली के, कि डायरेक्टिव और अथॉरिटेटिव स्टाइल लीडर का। तो टीचर जो है अथॉरिटी, जब हम टीचर सेंट्रिक मेथड्स की बात करते हैं तो टीचर बिल्कुल एक अथॉरिटी होता है उस ज्ञान को संप्रेषण के लिए, और वह डायरेक्ट करता है क्लास में। और टेलिंग स्टाइल में आप देखेंगे कि जो बिहेवियर लीडर के द्वारा होगा वो क्या क्या बताएगा, कि क्या जो फॉलोअर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, जिसको भी वह लीड कर रहा है, उनको बताना कि व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इज टू बी डन। कोई चीज कैसे, कोई काम बताएगा कि ये चीज करनी है और उसे कैसे करनी है, डायरेक्ट करेगा। अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे वह क्या एक्सपेक्ट करता है उसके बारे में बताएगा। फिर उनको डायरेक्शंस देगा, ये करना है, ये नहीं करना है। फिर वह शेड्यूल्स बनाएगा फॉर द वर्क टू बी डन, क्या क्या काम उन्हें करने हैं। और एक मेंटेनिंग स्पेसिफिक स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस का एक मानक जो है वो तैयार किया जाएगा इस अथॉरिटेटिव स्टाइल के अंतर्गत उस लीडर के द्वारा। एंड क्लैरिफाइंग द लीडर्स रोल, और उसका क्या रोल रहेगा, उसकी भूमिका उस समय क्या रहेगी उस टीम, एज अ टीम मेंबर या एज अ
क्लास को वो अगर वह लीड कर रहा है एज अ टीचर तो उसके बारे में वो बताएगा। तो कहने का मतलब है टेलिंग स्टाइल में जो टीचर सेंटर्ड, मतलब टीचर का प्रभुत्व ज्यादा होगा और वही अपनी बातों को जो है फॉलोअर्स के आगे, अपने स्टूडेंट्स के आगे जो है वो रखेगा, और हमेशा वह जो मोड जो जिसमें रहेगा प्रेस्क्राइब करेगा कि ये करो, ऐसे करो, डायरेक्ट करेगा और एस्टेब्लिश करेगा कि ये चीजें जो है वो ये काम जो है वो करने हैं। तो एक अथॉरिटी के रूप में जब एक लीडर काम करता है और अपनी बातों को अपने टीम मेंबर्स के ऊपर या अपने क्लास में अपने स्टूडेंट्स के ऊपर जो है वो बताता है, तो वह स्टाइल क्या कहलाएगा? टेलिंग स्टाइल, एंड दैट इज द S1। और ज्यादातर हम जो टीचर्स हैं वो इसी स्टाइल में जो है वो रहते हैं, दैट इज द टेलिंग स्टाइल। दूसरा जो स्टाइल है दैट इज द सेलिंग स्टाइल, S2। इसका जो अन्य नाम है वह है सपोर्टिव स्टाइल। इसमें जिस प्रकार के व्यवहार जो हैं शिक्षक के द्वारा या लीडर के द्वारा जो होंगे, मेकिंग द वर्क एंड द वर्क एनवायरनमेंट मोर प्लेजेंट। तो जिस भी परिस्थिति में वह काम कर रहा है, जो भी सिचुएशन है, जो भी परिवेश है जिसमें वह कार्य कर रहा है, उसमें कार्य को कैसे करना है, और कार्य जो भी करेगा वो एक बहुत ही एक रिलेशनशिप बनाकर अपने स्टूडेंट्स के साथ और एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण एक परिवेश को सृजित करके और फिर वह उस कार्य को करेगा। और जो भी उसमें लोग होंगे, ट्रीटिंग ग्रुप मेंबर्स एज इक्वल, अपने बिल्कुल इक्वल मानेगा, ठीक है, और विषय वस्तु को जो है या अपने विचारों को, अपनी बात को जो है वो रखेगा। और जो परिवेश होगा उसमें अपने टीम मेंबर्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ एक फ्रेंडली एक अप्रोच रखेगा, और वह अप्रोचेबल, मतलब अगर स्टूडेंट कोई टीचर को मिलना चाहे और अपनी बात रखना चाहे तो वह टीचर जो है वो इजीली अवेलेबल हो, अप्रोचेबल हो, ठीक है। तो इस सेलिंग स्टाइल के अंतर्गत अगर टीचर सेलिंग स्टाइल में फॉलो कर रहा है एज अ लीडर, तो वह फ्रेंडली होगा और अप्रोचेबल होगा, और डिमॉन्स्ट्रेटिंग कंसर्न फॉर द स्टेटस, वेलबींग एंड नीड्स ऑफ द सबऑर्डिनेट। जो भी उसके टीम में मेंबर्स हैं, जो भी उसके स्टूडेंट्स हैं, उनके कंसर्न्स को, उनकी वस्तु स्थिति के पर ध्यान देगा, ठीक है, और उनके वेलबींग के लिए और उनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं, उनको ध्यान में रखकर विषय वस्तु को जो है वो या अपने विचारों को जो है वो रखेगा एक सपोर्टिव स्टाइल के रूप में। तो सपोर्टिव स्टाइल में जिसमें हम स्टूडेंट सेंट्रिक जो विद्यार्थी केंद्रित विधियां हैं उसका प्रयोग करते हैं, और सेलिंग स्टाइल जैसा ये नाम बता रहा है कि कोई एक, अगर आप सेलर की बात करें तो सेलर क्या करता है, जिस भी चीज को वह बेच रहा है उसकी अच्छी अच्छी बातों को बताता है ताकि उसका जो वह प्रोडक्ट है वह बिके। तो उसको बहुत अच्छी तरह से उसकी प्रेजेंटेशन करेगा और फिर उसके फायदे बताएगा, और उसका एक प्रेजेंटेशन को, उसका एक आप कह सकते हैं फॉर्मल प्रेजेंटेशन, उसके स्वरूप का प्रेजेंटेशन और उसके अंदर उसकी खूबियों को बताएगा और किस तरह से वह उसके लिए यूजफुल है लोगों के लिए, वो सारी चीजें बताएगा ताकि उसका प्रोडक्ट तो है वो बिक जाए। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, आप किसी शॉप पर जाते हैं और आपको वो चीज खरीदनी है, कोई भी चीज खरीदनी है, तो जो सेलर है वो उसके बारे में बताएगा कि इससे बढ़िया तो मार्केट में आया नहीं, बिल्कुल ये अच्छी चीज है वो, और आप इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि आप खरीदना भी नहीं चाहते होंगे वो चीज और आप तुरंत उसको खरीद लेते हैं। तो उसी प्रकार से क्लास में भी टीचर जो है, जो विषय पढ़ा रहा है, उस विषय को इस तरह से प्रस्तुत करे जिससे कि छात्र जो है उसको आसानी से उसके जो महत्व है, उस जो भी वह विषय पढ़ा रहा है, जो भी बात बता रहा है उसका क्या महत्व है, ये सब जब वह बातें बताकर बताएगा तो टीचर जो है वो सेलिंग स्टाइल में जो है वो कर जाएगा। इसमें वह उस विषय के बारे में व्याख्या ज्यादा करेगा, उसका स्पष्टीकरण करेगा और परसुएडिंग नेचर के रूप में एक बिहेवियर जो है वो शो करेगा when he is in the selling style. So first was the telling style, second was the selling style, और third जो leadership का style है that is the participative style, प्रतिभागात्मक। जैसा नाम बता रहा है कि प्रतिभाग करके, कि हम जिस भी सिस्टम में हैं, जिस भी परिस्थिति में, उसमें जो भी लोग हैं उसमें एक पार्टिसिपेटिव मोड में हम डिसीजन ले रहे हैं और जो भी कार्य है उसको कर रहे हैं, मिलजुल कर काम करना। Also called consulting style, and it includes
बिहेवियर क्या क्या होंगे इसमें कि द टीचर जो है ही मिक्सेस हिमसेल्फ हरसेल्फ विद द स्टूडेंट्स एंड असाइन मोस्ट ऑफ द थिंग्स टू स्टूडेंट्स बट विथ सुपरविजन। उनको देखता रहेगा और उनको बताएगा ये काम करो, और खुद भी उनके साथ जो है मिलकर जो है वो काम करेगा। जैसे लैब्स वगैरह में टीचर्स साथ जुड़कर और टीचर्स बच्चों के साथ जो है वो काम करते हैं, या कोई आपने एक्टिविटी क्लास में करा रहे हैं उस एक्टिविटी में आप भी जुड़कर जो है, या कोई प्रोजेक्ट वर्क दिया है उसमें आप साथ जुड़कर छात्रों के साथ जब काम कर रहे हैं, देन यू आर इन दी पार्टिसिपेटिव स्टाइल, दैट इज दी S3 स्टाइल ऑफ लीडरशिप। गेटिंग सबऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व इन डिसीजन, जो भी आप निर्णय ले रहे हैं उस परिस्थिति में या जो भी आप वो ले रहे हैं उसमें उनके सजेशंस को भी इंक्लूड करना, जो भी टीम मेंबर्स हैं या जो भी उस सिस्टम के जो भी अदर मेंबर्स हैं। कंसल्टिंग विद सबने उनके सुझाव लेना, आस्किंग सब आउट, और उन सुझावों को ध्यान में रखकर जो भी आप निर्णय लें उस परिस्थिति के लिए उसमें आप वो डिसीजन लें, उन सजेशंस को इंक्लूड करते। और जब टीचर पार्टिसिपेटिव स्टाइल में होता है तो वह एनकरेजिंग मोड में होता है, सपोर्टिंग मोड में होता है, और जब वह एनकरेजिंग और सपोर्टिव मोड में होता है तो वह अपने फॉलोअर्स को एम्पावर करता है, एम्पावरिंग, तो उनको एम्पावर करता है, जो भी उनमें आप कह सकते हैं योग्यताएं हैं उस विषय से संबंधित उनको और जो है वो बढ़ाता है या उनकी अभिव्यक्ति को और बढ़ाता है। एंड द लास्ट the style, it is the delegating style, प्रतिनिधानात्मक शैली। इसको अचीवमेंट ओरिएंटेड स्टाइल भी कहते हैं, और इसके अंतर्गत टीचर जो है अपने डिसीजन मेकिंग को स्थानांतरित करता है सीधा स्टूडेंट के ऊपर, खुद नहीं लेता है, अपने फॉलोअर्स के ऊपर वो देता है, लेकिन डिसीजन देने के बाद उनके ऊपर उनको निगरानी रखता है, कीप आई ऑन देम, और उनको चैलेंज गोल्स जो है वो देता है, और फिर वो काम देकर ये प्रोजेक्ट करना है, ये असाइनमेंट देना है, और फिर वो भूल जाता है, और उसको पता है कि वह ये कार्य कर सकते हैं। जैसे आपको जब हम असाइनमेंट्स इस उसमें दे रहे हैं तो वी आर इन द डेलीगेटिंग मोड ऑफ स्टाइल ऑफ लीडरशिप। एक्सपेक्टिंग सबऑर्डिनेट्स टू परफॉर्म एट दीज हायर लेवल्स, जो भी हमने चैलेंज गोल्स किसी भी रूप में दिया है, कोई भी टास्क दिया है, कोई भी असाइनमेंट दिया है, कोई भी प्रोजेक्ट दिया है, उसको हम चाहते हैं कि जो जिस तरह से उसे करना है, जो उसमें बताई हैं चीजें, उसी उच्च स्तरीय के रूप में जो है वो हमारा फॉलोअर स्टूडेंट हो सकता है, पार्टिसिपेंट हो सकता है, टीम मेंबर्स हो सकते हैं, सबऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, वो परफॉर्म करें। डिमॉन्स्ट्रेटिंग कॉन्फिडेंस दैट सबऑर्डिनेट्स विल परफॉर्म एट हाई लेवल, और उन पर विश्वास करना। ट्रस्ट की बात मैंने शुरू में की थी कि लीडर जो है वो ट्रस्ट बिल्ड करता है, तो आप उन पर विश्वास दिखाइए कि वो ऐसा कर सकते हैं और उनको वो असाइन करें। स्ट्रेसिंग एक्सीलेंस एंड कंटिन्यूड इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, कि जो भी वह काम को जब पूरा करें तो उसमें उत्कृष्टता की ओर जाएं और उसमें हमेशा सतत जो है वो सुधार लगे। और इसमें जो लीडर है वो एक ऑब्जर्विंग, कि जब वह लोग कर रहे हैं तो ऑब्जर्व करे, उन पे इंटरेस्ट करे और उनको असाइन करे। जो भी काम उनको देना है, चाहे प्रोजेक्ट के रूप में या कोई भी काम XYZ, जो भी काम आप देना चाहते हैं जिससे कि वह उस काम का जो भी रिजल्ट है वो अचीव किया जा सके। तो ये डेलीगेटिंग में मतलब बिल्कुल हमने स्वतंत्र छोड़ दिया फॉलोअर्स को, खाली बता दिया कि भाई आपको असाइनमेंट करनी है या इस टॉपिक के ऊपर बोलना है, कोई भी आपने काम उनको दे दिया, डेलीगेट कर दिया, अब वह खुद जो है उस काम को जो है वो कर कर आएंगे। तो इसमें बिल्कुल आपके जो स्टूडेंट है बिल्कुल हायर लेवल के ऊपर जो है वो है। तो दीज आर दी 4 स्टाइल्स, टेलिंग स्टाइल, सेलिंग स्टाइल और पार्टिसिपेटिव स्टाइल और डेलीगेटिंग स्टाइल। अब ये जो स्टाइल है, जब भी लीडर इस स्टाइल में होता है तो 2 तरह के मेन जो है व्यवहार जो है वो शो करता है। वन इज टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर एंड अदर इज द रिलेशनशिप ओरिएंटेड बिहेवियर। टास्क बिहेवियर का क्या मतलब है कि हम क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है, इसके बारे में जो है वो हम बता रहे हैं, ठीक है। क्या काम करना है, किस तरह से उस काम को करना है, ये सारी बातें टास्क बिहेवियर के अंतर्गत आएंगी, ठीक है, जिसमें हमारा स्किल, नॉलेज, ये सारी चीजें जो हैं टास्क में, मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड बिहेवियर। और जब वह
काम कर रहे हैं तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट है दैट इज द रिलेशनशिप बिहेवियर, कि जो कि हमारा सोशियो आप कह सकते हैं इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ द बिहेवियर है, कि हम जिनके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ हमारा रिलेशनशिप, जो हमने ह्यूमन रिलेशनशिप्स की बात की थी, वह रिलेशनशिप भी उतना ही इम्पोर्टेंट लीडर के बिहेवियर में होना चाहिए। तो ये दोनों बिहेवियर मिलकर अगर हम इनके मिलें तो वह एक लीडर के बिहेवियर को सृजित करते हैं, और इस पे काफी सारी थ्योरीज और मॉडल्स भी जो हैं लीडरशिप के जो है वो आए हैं। और इन दोनों को टास्क बिहेवियर, the extent to which leaders are likely to organize and define the roles of the members of their group, जो भी उनके उस टीम में जो भी या उस संस्था के जो भी मेंबर्स हैं, जो भी उस टीम में हैं, जो फॉलोअर्स हैं, उनको उनके रोल्स बताने, ठीक है, एक्सप्लेन व्हाट एक्टिविटीज दे हैव टू डन, किस तरह से वो कार्य को करेंगे, किस तरह से पूरा करेंगे, और उनको पूरी चीज के बारे में बताना, किस तरह से करेंगे, क्या चैनल्स होंगे, किस तरह से वो कम्युनिकेट करेगा, ये सारी बातें उसके टास्क बिहेवियर के अंतर्गत आएंगी। और रिलेशनशिप बिहेवियर दैट इज द लीडर, द एक्सटेंट टू विच द लीडर्स आर लाइकली टू एंगेज इन डायलॉग बिटवीन देमसेल्व्स एंड मेंबर्स ऑफ देयर ग्रुप। तो जिस ग्रुप को वह लीड कर रहा है, ठीक है, बाय ओपनिंग अप चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्टिव लिस्निंग, उनको सुनना और एक सोशियो इमोशनल सपोर्ट जो है या आप कह सकते हैं एनवायरनमेंट बिल्डअप करना। और इन दोनों को, ये टास्क बिहेवियर और रिलेशनशिप बिहेवियर, इन दोनों को अगर हम जोड़ें इस मैट्रिक्स में, कि टास्क बिहेवियर लीडर का लो भी हो सकता है और हाई भी हो सकता है, और इसी तरह से रिलेशनशिप बिहेवियर जो है लो हो सकता है और हाई। अगर हम इस कॉन्टिनम में रखें, और जो टास्क बिहेवियर है ये डायरेक्टिव बिहेवियर है कि क्या काम करना है, और सपोर्टिव बिहेवियर इट इज रिलेटेड टू द संबंध, रिलेशनशिप बिहेवियर। अब इसको अगर हम इंटरप्ले करें तो ये एक मैट्रिक्स हमारे सामने बनता है, और 4 तरह के बिहेवियर इन रिलेशनशिप और टास्क बिहेवियर के इंटरैक्शन से हमारे सामने आते हैं। फर्स्ट वन इज हाई टास्क एंड लो रिलेशनशिप। ये वाला जो हमारा सेल है ये क्या बता रहा है, हाई टास्क, यहाँ पर देखिए हाई टास्क है, और इधर अगर हम रिलेशनशिप वाले एक्सिस पे जाएं तो लो, तो हाई टास्क एंड लो रिलेशनशिप, HT/LT। दूसरा जो है हाई टास्क एंड हाई रिलेशनशिप, जिसमें टास्क ज्यादा हो और रिलेशनशिप भी ज्यादा हो, मतलब ऐसा उसमें कि मतलब हमको ज्यादा काम भी करना पड़ रहा है और हमारे संबंध भी जो है वो भी मैक्सिमम है, हाईएस्ट है। और तीसरा जो बना लो टास्क एंड हाई रिलेशनशिप, काम कम करना है लीडर को और रिलेशनशिप पर ज्यादा ध्यान जो है फोकस करना है। और चौथा है लो टास्क एंड लो रिलेशनशिप, जिसमें काम भी कम है और रिलेशनशिप भी कम है, खाली हमने डेलीगेट कर दिया, बोल दिया, और फिर वह काम जो है वो हो रहा है। तो ये 4 तरह के जो हैं हमारे पास मैट्रिक्स में, 4 तरह के बिहेवियर जो कि टास्क बिहेवियर और रिलेशनशिप बिहेवियर के इंटरैक्शन से हमको मिलेंगे, और ये हमारे स्टाइल्स को भी करेंगे। तो पहला जो है हाई टास्क लो रिलेशनशिप, ये समतुल्य होगा आपका जो फर्स्ट स्टाइल है, और फर्स्ट स्टाइल क्या है, टेलिंग स्टाइल। तो हाई टास्क और रो रिलेशनशिप, जिसमें आपको केवल डायरेक्ट करना है, ये करिए, ऐसे करिए, ऐसे इस समय करना है, और इस तरह से पूरी डायरेक्शन प्रिस्क्रिप्शन जो है होगी। तो केवल जो है लीडर जो है टास्क डायरेक्ट करेगा, और वह छात्रों की जो फीलिंग है, लो रिलेशनशिप, मतलब फीलिंग्स पर इतना, रिलेशनशिप पर उसका कम ध्यान जो है वो रहेगा। जो सेकंड स्टाइल है सेलिंग स्टाइल S2, इसमें हाई टास्क हाई रिलेशनशिप, काम भी ज्यादा होगा और साथ साथ जो रिलेशनशिप है वह भी हाईएस्ट होगा, हाई होगा, दोनों चीजों पर जो है मेन ज्यादा लेकर, और तब आप वो क्या होंगे, वह आपका करस्पॉन्ड करेगा सेकंड स्टाइल, दैट इज द सेलिंग स्टाइल। और तीसरा जो स्टाइल है इसमें ये आपके करेगा लो टास्क एंड पार्टिसिपेटिव स्टाइल, जिसमें आपको काम मिलजुल कर करना है, लो टास्क हाई रिलेशनशिप, स्टूडेंट्स के साथ इस तरह से आपको संबंध जो है वो बनाने हैं जिसमें केवल आपने बताया और मिलजुल कर हम काम कर रहे हैं। और जो लास्ट जो चौथा आपका स्टाइल है डेलीगेटिंग स्टाइल S4, इसमें लो टास्क रोलेशन, खाली हमने असाइन कर दिया कि ये काम करिए और फिर
जो फॉलोअर है वह अपने आप जो है वो उस कार्य को करता है। तो ये चार जो हमारे जो टास्क बिहेवियर और रिलेशनशिप बिहेवियर के इंटरप्ले से जो ये चार तरह के बिहेवियर बने लीडर्स के, दे कॉरस्पॉन्ड टू S1 स्टाइल, S2 स्टाइल, S3 और S4 स्टाइल्स। और इन स्टाइल्स और बिहेवियर को अगर हम देखें तो स्टाइल 1 जो कि आपका टेलिंग स्टाइल है, दिस लीडरशिप स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय अबव एवरेज अमाउंट ऑफ टास्क बिहेवियर, मतलब जो टास्क बिहेवियर होना चाहिए वो एवरेज से ऊपर होगा, और जो रिलेशनशिप बिहेवियर है वो एवरेज से नीचे होगा। S2 स्टाइल सेलिंग स्टाइल में क्या होगा, उस लीडरशिप में जो हमारा टास्क और रिलेशनशिप बिहेवियर है वो एवरेज से ऊपर होगा। और जो तीसरा स्टाइल है पार्टिसिपेटिव स्टाइल, इसमें हमारा जो रिलेशनशिप बिहेवियर है वो एवरेज से ऊपर होगा, औसत से ऊपर, और जो टास्क बिहेवियर है वो औसत से नीचे होगा। और जो चौथा स्टाइल है निधानात्मक शैली, उसमें हमारा जो रिलेशनशिप संबंध व्यवहार है और जो टास्क व्यवहार है दोनों ही औसत से कम होंगे। तो ये चार स्टाइल्स और उनका बिहेवियर। और अगर हम उससे देखें और इस पिक्चर में इन सारी बातों को जो है वो हमने समराइज कर दिया है कि 4 स्टाइल्स S1, S2, S3 एंड S4। S1 इज द टेलिंग स्टाइल जिसमें हाई टास्क और लो रिलेशनशिप होगा। S2 जिसमें हाई टास्क और हाई रिलेशनशिप होगा, दैट इज द सेलिंग स्टाइल। S3 पार्टिसिपेटिव स्टाइल जिसमें लो टास्क एंड हाई रिलेशनशिप होगा, और S4 दैट इज द डेलीगेटिंग स्टाइल जिसमें लो टास्क और लो रिलेशनशिप होगा। तो अगर हम ये दोनों जो हमारी डायमेंशंस हैं टास्क बिहेवियर और रिलेशनशिप बिहेवियर, इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो एक्सिस पर रखकर ये अगर हम मैट्रिक्स बनाएं तो ये चार तरह के बिहेवियर्स इनके इंटरैक्शन से जो कि कॉरस्पॉन्ड करेंगे S1, S2, S3 और S4 लीडरशिप स्टाइल से। नेक्स्ट जो हम इन स्टाइल्स को की जो चर्चा करेंगे दैट इज द कैन डू विल डू एनालिसिस। किसी भी परिस्थिति में जब हम ये एनालिसिस करते हैं तो इस एनालिसिस से चार तरह के हमको लोग या फॉलोअर्स जो हैं हमारे इर्द गिर्द जो हैं वो लोग होते हैं। चार तरह के कौन से हैं? पहले जो होंगे इनको, इसको भी अगर हम कैन डू को एक एक्सिस पे रख लें और विल डू को एक एक्सिस से। कैन डू मीन्स एबिलिटी, कि आप क्या कर सकते हैं, मतलब आप में करने की योग्यता है, ठीक है, तो इट इज रिलेटेड टू द कॉग्निटिव डोमेन। और विल डू जो है वो हमारे एटीट्यूडनल से, एटीट्यूड से कितने हम विलिंग है उस काम को करने के लिए। और ये देखा गया है कि अगर हम कोई भी काम की अगर हम योग्यता रखते हैं और उसको पूरा हम कहते हैं कि दिल से करें, दिल और दिमाग दोनों से करें, तो वह काम एक प्रभावी काम या एक सक्सेसफुल काम के या एक सफल काम के दायरे के अंतर्गत आता है। तो कैन डू और विल डू एनालिसिस अगर हम करते हैं तो चार तरह के जो लोग हमारे उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं इस विश्लेषण के आधार पर। पहले जो है कैन डू एंड विल डू। कैन डू जो कर भी सकते हैं और कर कैसे रहे हैं, उनके पास तत्परता भी है, पूरे तत्पर होकर पूरे दिल के साथ वह उस कार्य को कर रहे हैं। दूसरे हैं कि योग्य तो हैं, कैन डू बट विल नॉट डू, लेकिन वह उनमें करने की तत्परता नहीं है। तीसरा वर्ग जो है कैन नॉट डू बट विल डू, कर नहीं सकते, योग्य नहीं है, लेकिन इच्छा है उनमें करने की, तत्पर हैं करने की। और चौथे वर्ग जो बनेगा इस मैट्रिक्स का कि ना ही उनमें योग्यता है और ना ही वो तत्पर है, कैन नॉट डू और विल नॉट डू। ये वाला जो वर्ग होता है ये आपको हर जगह, ये चारों तरह के लोग आपको हर संस्था में, हर कक्षा में छात्र आपको हर परिस्थिति में ये चार तरह के लोग जो हैं वो आपको मिलेंगे और आप उनको इजीली जो है आइडेंटिफाई जो है वो कर सकते हैं और एज अ क्लास टीचर आप उनको आसानी से देख सकते हैं। अब अगर इनको हम पहले को देखें, कैन डू विल डू, जो योग्य भी हैं और चाहते भी हैं करना, ये रियल ट्रेजर होते हैं किसी भी संस्था के लिए, किसी भी टीम के लिए। मतलब एबल भी हैं उस कार्य को करने के लिए और विलिंगनेस भी उनमें खूब है, एबल एंड विलिंग दोनों हैं।
कैन डू एंड विल डू, ये जो होते हैं हमेशा सेल्फ रेगुलेटेड होते हैं एंड दे मेक यूज ऑफ अपॉर्चुनिटी टू अपग्रेड देमसेल्व्स। कोई भी उनको अवसर मिलता है तो वह अपने को संवर्धित करने से नहीं चूकते। जैसे कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो पार्टिसिपेंट्स केवल सीखने के उद्देश्य से आते हैं वो इसी श्रेणी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। मतलब जो भी उनको सीखने का अवसर उनके जीवन में उन्हें मिलता है उसे वह पूरा जो है उसको यूटिलाइज करते हैं। नीड्स जस्ट रिमूवल ऑफ रोड ब्लॉक्स, जो भी उनके अधिगम प्रक्रिया में जो भी बाधाएं हैं उनको वह खाली जो है लीडर को जो है वो रिमूव करना होता है। अब इनके लिए क्या स्ट्रेटजीज जो हैं वो क्या रचना युक्तियां जो हैं वो लगानी चाहिए। इस तरह के अगर आपके कक्षा में स्टूडेंट्स हैं या आपकी टीम में जो लोग हैं कि जिनमें करने का भी जज्बा है और पूरे वह तत्पर हैं करने के लिए, तो उन्हें हमको चैलेंजिंग टास्क देना चाहिए, प्रोजेक्ट्स वर्क, और भी कोई भी जैसे भी आप चुनौतीपूर्ण कार्य जो है उनको दे सकते हैं, प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं, असाइनमेंट्स दे सकते हैं, कोई भी इस तरह का कार्य। इन्वॉल्व देम एंड गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको दायित्व दीजिए, उनको ओनरशिप दीजिए उस काम की, और आप बिल्कुल फ्री रहेंगे और वह खुद करके उस कार्य को आपको दिखाएंगे। और जो भी वह कर दिखा रहे हैं, जो भी उनकी उपलब्धियां हैं उनको आप रिकग्नाइज करिए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी उनकी अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, उनको यू हैव टू रिकग्नाइज, और हमेशा उनके लिए जो स्ट्रेटेजी जो लगाई जाती है कैन डू और विल डू वर्क के लिए, कि उनको इंस्पायर करें और हमेशा मोटिवेट करें ताकि वह उस संस्था के लिए या उस कक्षा के लिए एक रियल ट्रेजर जो है वो बन सके। दूसरा जो है वर्ग जो है कैन डू बट विल नॉट डू, सबसे ज्यादा रिस्की, और ये जो है एबल हैं बट दे आर अनविलिंग, और संस्था में देखेंगे तो ऐसे लोगों का प्रतिशत जो है वो ज्यादा होता है। कॉम्पिटेंट हैं ये, लेकिन एक नेगेटिव इनमें जो है फोर्स जो है वो रहती है। जैसे सुबह मुख्य अतिथि भी बोल रहे थे कि जो नेगेटिव जो लोग हैं, समालोचक हैं, निंदक हैं, आलोचक हैं, मतलब एक वो नेगेटिव एनवायरनमेंट जो है वो हमेशा क्रिएट करते रहते हैं। ऑल्दो दे आर कॉम्पिटेंट, दे कैन हार्म द इंस्टीट्यूशन हेल्थ एंड डेवलपमेंट। तो जो हमारे संस्था का जो विकास है और जो उसका जो स्वास्थ्य है उसको ये नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये सबसे ज्यादा रिस्की है। तो ऐसे संवर्ग के साथ क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि उन्हें उनका जो एस्टीम और प्रेस्टीज नीड है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, उनको पार्टिसिपेटरी मोड के साथ जो है एनकरेज करना चाहिए, उनको ओनरशिप काम की देनी चाहिए किसी कार्य की, रिवॉर्ड और पनिशमेंट थ्योरी उन पर अप्लाई जो है वो करनी चाहिए, और डेवलपिंग ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग फॉर टास्क और द वर्क, जो भी उनको काम जो है वो दिया गया है उसकी एक आप कह सकते हैं एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग जो है वो उनको प्रदान करनी चाहिए, जिसमें वह ड्रीम कर सकें उस टास्क को, उसको डिजाइन कर सकें, उसको डेवलप कर सकें और उसको एक्सप्लोर कर सकें। नेक्स्ट जो है कैनॉट डू बट विल डू, मतलब योग्य नहीं है, ठीक है, लेकिन तत्पर हैं, अनेबल बट विलिंग। इनके लिए हमको इंडिविजुअलाइज टेलर मेड प्रोग्राम्स जो हैं ऑर्गेनाइज करने चाहिए, जिससे कि उनकी जो कॉम्पिटेंसीज जो हैं उनको हम बढ़ा सकें, उनको कोचिंग और ट्यूटरिंग या स्पेशल क्लास या रेमेडियल पैकेजेस दें, उनको कंट्रोल्ड प्रेजेंटेशंस जो हैं बिल्कुल क्लियर और छोटे छोटे स्टेप्स में, ताकि जो भी उनकी डिफिकल्टीज है उसको दूर किया जा सके, और उनको प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व करना चाहिए, और उनको एक रेनफोर्समेंट जो कि आप कह सकते हैं करेक्टिव फीडबैक जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए, और एकदम तुरंत फीडबैक देना चाहिए और कॉन्टिन्यूसली भी देते रहना चाहिए। और लास्ट जो हमारा वर्ग आएगा that is the cannot do or and will not do, most challenging, मतलब ये ग्रुप जो है योग्य भी नहीं है और विलिंग भी नहीं है, अनेबल एंड अनविलिंग, ये बिल्कुल बर्डन होते हैं किसी भी संस्था के लिए, पैरासाइट्स हैं आप कह सकते हैं, एंड इट इज डिफिकल्ट टू मोटिवेट एंड मेक देम कॉम्पिटेंट। कुछ नहीं करना चाहता यह वर्ग, कैनॉट डू एंड विल नॉट डू। अगर इस तरह के लोग ज्यादा हैं तो व्हाट स्ट्रेटजीज यू हैव टू अप्लाई,
यूजिंग दिस स्ट्रेटेजी ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। ये BF स्किनर की जो प्रिंसिपल्स है उसमें आता है कि हम छोटे छोटे जो है बिल्कुल जो टास्क को बिल्कुल छोटे छोटे भागों में बांटकर और फिर छोटे छोटे कार्य जो हैं एक के बाद एक जो है वो उनको दें, एंड मेकिंग एंड कीपिंग द टास्क सिंपल एंड स्पेसिफिक। जो भी उनको हम कार्य दें उसको सरल बनाएं और बिल्कुल स्पेसिफिक बनाएं उनकी नीड के अकॉर्डिंगली, और ताकि वो करें। मेकिंग द टास्क सॉफ्ट एंड स्वीट, तो उसको इतना सॉफ्ट बनाए कि वो आसानी से उस कार्य को कर सकें, और इतना मधुर बनाए कि वह उसको करने में, उस काम को करने में उनको रुचि या इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो। और रेनफोर्समेंट की टेक्निक जो है इस ग्रुप के लिए अप्लाई करनी चाहिए। तो फिर हम इनको जो है कैन डू और विल डू की तरफ जो है वो ले जा सकते हैं। तो ये जो 4 हमारे वर्ग बने, और इनको अब हम अगर स्टाइल्स के साथ जोड़ें, ठीक है, तो इनको अगर स्टाइल्स के साथ देखें तो जो हमारा S1 स्टाइल था, टेलिंग स्टाइल, जिसमें हाई टास्क और लो रिलेशनशिप था, उसमें ये वाले कौन से आएंगे? कैन नॉट डू और एंड विल नॉट डू, जो कि बर्डन थे, अनेबल एंड अनविलिंग। तो उनके लिए जो हम लीडरशिप स्टाइल यूज करेंगे S1 डायरेक्टिव, जिसमें हम उनको डायरेक्शन देंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे, तो वो आपका हो गया पहला। और दूसरा जो सेलिंग स्टाइल है, जिसमें हाई टास्क और हाई रिलेशनशिप दोनों हाई हैं, उसमें कैन नॉट डू विल नॉट डू एनालिसिस से कौन सा ग्रुप आएगा? कैन नॉट डू बट विल डू। ठीक है, तो जो योग्य नहीं है लेकिन करना चाहते हैं, अनेबल बट विलिंग, उनके लिए जो अप्रोप्रिएट लीडरशिप स्टाइल होगी, दैट इज द सेलिंग स्टाइल। और तीसरा जो है पार्टिसिपेटिव स्टाइल, जिसमें लो टास्क और हाई रिलेशनशिप होगा, उसमें कौन सा ग्रुप आएगा? कैन डू बट विल नॉट डू। जो तीसरा आपको बताया था कि जो भी सबसे रिस्की जो होते हैं, नेगेटिव होते हैं, एबल बट अनविलिंग, उनके लिए हम पार्टिसिपेटिव लीडर स्टाइल जो है सबसे अप्रोप्रिएट रहेगा। और जो कैन डू और विल डू वाले हैं, उनके लिए कौन सा लीडरशिप रहेगा? फोर्थ स्टाइल, दैट इज द डेलीगेटिंग स्टाइल, जिसमें लो टास्क और लो रिलेशनशिप होगा। तो इस तरह से हम इन चारों लीडरशिप स्टाइल्स को जो है जो हमारा टास्क बिहेवियर और रिलेशनशिप बिहेवियर है उस मैट्रिक्स से, और जो हमने कैन डू और विल डू की जो मैट्रिक्स बना और 4 तरह के जो बने, उनको हम इन लीडरशिप स्टाइल्स के साथ जो है वो मैच कर सकते हैं। और लास्ट में इफेक्टिवनेस ऑफ लीडरशिप स्टाइल। तो द इफेक्टिवनेस ऑफ एनी लीडरशिप स्टाइल, अगर आप देखें, हर एक टीचर का अपना स्टाइल होता है, हर एक लीडर का काम करने का अपना स्टाइल होता है, और उस स्टाइल की इफेक्टिवनेस 3 चीजों पर डिपेंड करती है। स्टाइल प्रेफरेंस, शैली वरीयता, दूसरा है स्टाइल फ्लेक्स, शैली नम्यता, और तीसरा है स्टाइल एप्रोप्रिएटनेस, शैली उपयुक्तता। शैली प्रेफरेंस या वरीयता, स्टाइल प्रेफरेंस क्या होता है? इंडिकेटेड बाय द फ्रीक्वेंसी एट विच अ लीडर ऑप्ट्स फॉर वन ऑफ द 4 स्टाइल। जो हमने 4 लीडरशिप स्टाइल्स की बात की, इसमें आप अपने को देखें कि आप कौन सा लीडरशिप स्टाइल में हमेशा ज्यादा रहते हैं। क्योंकि क्लास में जब टीचर रहता है तो इन चारों आप कह सकते हैं स्टाइल जो है चेंज रहता है, लेकिन जिस स्टाइल में आप उस समय जितनी ज्यादा बार रहेंगे वह आपका स्टाइल प्रेफरेंस कहलाता है। ठीक है, तो द मोस्ट फ्रिक्वेंटली चूजन स्टाइल इंडिकेट्स द स्टाइल प्रेफरेंस ऑफ द लीडर। तो कई बार क्या होता है कि जो हमारी क्लास की सिचुएशन होती है, आपको कई बार किसी स्टाइल में होना होता है, जब आप सब्जेक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप किसी दूसरे स्टाइल में, तो जिसमें आप ज्यादा जिस स्टाइल में रहते हैं वो आपका प्राइमरी स्टाइल बन जाता है। और कई बार जो हमारी सिचुएशन है, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप क्या करते हैं कि आप स्टाइल को चेंज करते हैं, ओकेजनली चेंज करते हैं और उस स्टाइल में रहते हैं, तो वो आपका सेकेंडरी स्टाइल जो है वो बन जाता है। लेकिन स्टाइल प्रेफरेंस किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि उस सिचुएशन में कौन सा स्टाइल जो है वो ज्यादा उपयुक्त है।
तो स्टाइल प्रेफरेंस जो भी जो लीडर है या टीचर है उसका जो स्टाइल है जिसमें वह अपने को ज्यादा कंफर्टेबल जो है वो फील करता है, टेलिंग स्टाइल में, सेलिंग स्टाइल में, या पार्टिसिपेटिव स्टाइल में, या डेलीगेटिंग स्टाइल में। तो जिसमें वह अपने को ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है वही स्टाइल जो है उसका स्टाइल प्रेफरेंस जो है वो कहलाएगा। दूसरा जो है वो है आपका स्टाइल फ्लैक्स। स्टाइल फ्लैक्स इंडिकेटेड बाय द फ्लेक्सिबिलिटी with which one can change and adapt styles as required by the situation। जिस कक्षागत परिस्थिति में है, किसी संस्थागत परिस्थिति में आप एज अ लीडर काम कर रहे हैं, तो जिस भी परिस्थिति में आप एज अ लीडर काम कर रहे हैं उस सिचुएशन की रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली और उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कौन सी स्टाइल जो है चारों स्टाइल में बेस्ट होगी और आप तुरंत उसको अडेप्ट करते हैं। तो वो जो आपका एक्सटेंट है अडेप्टिंग दैट स्टाइल, इट इंडिकेट्स योर स्टाइल फ्लैक्स। और कई लीडर्स जो हैं जो एक अच्छे लीडर होते हैं उनमें ये स्टाइल फ्लैक्स जो है वो बहुत ज्यादा होता है। It is the extent to which one can vary his her style of leadership. तो as required by the situation, जो भी हमारी situation demand करती है, if one has the ability to adapt the particular style, whether it is S1 or S2 or S3 or S4, irrespective of his or her primary, you can say, style, then it is called the style flux. And the third is the style appropriateness, शैलीगत उपयुक्तता। यह क्या कहलाता है? राइट स्टाइल एट राइट टाइम। मतलब जो समय की मांग है उस परिस्थिति में, उस जगह पर जिस स्टाइल की सबसे ज्यादा जरूरत है उसका अगर प्रयोग लीडर के द्वारा किया जा रहा है तो दैट विल बी कॉल्ड एज स्टाइल appropriateness, and which decides the, you can say, the effectiveness of the leadership and the degree to which leaders are able to vary their style appropriately to the demand of the given situation, it will be called as the style appropriateness। तो स्टाइल एप्रोप्रिएटनेस या शैलीगत उपयुक्तता, जिसमें कि जो समय है उस समय हम राइट, अगर हम शैली का प्रयोग करते हुए अपना नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं तो वो आपका कहलाएगा आपका स्टाइल एप्रोप्रिएटनेस। तो ये तीन जो हैं बिंदु, स्टाइल preference, style flex और style appropriateness of the leader, they decide, you can say, the effectiveness of leadership। और guess with leadership style, ये एक पिक्चर है जिसमें आपको 4 सिचुएशन दी हैं जिसमें ये दोनों व्यक्ति क्या करें, tell them। So this will be which style? S1। और इस वाले इसमें देखिए कि कुछ दिखाया जा रहा है और टीचर जो है मिलजुल कर जो है वो काम किया जा रहा है। शो देम। तो दिस इज द स्टाइल 2, दैट इज द सेलिंग स्टाइल। और इसमें लेट देम ट्राई, एक पार्टिसिपेटिव मोड में, और उनको कहा जा रहा है कि अपने आप करो, ठीक है, मिलजुल कर किया जा रहा है, लेट देम ट्राई। तो ये आपका तीसरा स्टाइल होगा, दैट इज द पार्टिसिपेटिव स्टाइल। और जो चौथा जिसमें लो टास्क और लो रिलेशनशिप है, लीव देम अलोन, उनको अकेला छोड़ दें और वह स्वयं जो है उस कार्य को पूरा करेंगे, दैट इज द फोर्थ स्टाइल, दैट इज द डेलीगेटिंग स्टाइल। तो इन स्टाइल्स को आप जो है अपने, जो आप जिस तरह से पढ़ाते हैं, जब क्लास की सिचुएशन में है, आप इन चारों शैलियों में होते हैं, तो आप देखें कि आपका जो स्टाइल प्रेफरेंस है, आप किस स्टाइल में ज्यादा अपने को कंफर्टेबल हैं, लेकिन जो अन्य जो शैलियां हैं उसमें क्या क्या चीजें, क्या क्या स्ट्रेटजीज हमको अपनानी है। तो जिस तरह की सिचुएशन है उस सिचुएशन को देखते हुए आप उन स्ट्रेटजीज को अपनाइए, और इन शैली को जानकर, जब आप इन शैली को जान लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हमको कैन डू विल डू वाली एनालिसिस के साथ जोड़ना है, या हमारी क्लास जो है कौन से वर्ग में आती है, हाई टास्क लो टास्क में, या लो टास्क हाई रिलेशनशिप, कौन से वर्ग में आती है, और उसके लिए कौन सा लीडरशिप जो है वो ज्यादा जो है वो फिट बैठेगा, तो आप उसका प्रयोग जो है वो कर सकते हैं। आपके प्रयासों के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।